क्रांति के कारण। रूसी क्रांति के कारण। ठीक है, अब सब ये रूसी क्रांति जो हुई, इसके क्या क्या कारण थे, थोड़ा सा इनको जानिएगा और इनको समझिए कि आखिरकार ऐसे क्या बिंदु थे। तो हम चार कारण देखते हैं: राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक और आर्थिक कारण। ठीक है, तो सामान्य तौर पर चार कारण देखे जाते हैं। नंबर 1 लिखिएगा, राजनीतिक कारण। नंबर 2, सामाजिक कारण। नंबर 3, बौद्धिक कारण। और नंबर 4, डेट इज आर्थिक कारण। लिख लो। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कारण आता है, डेट इज कॉल्ड पॉलिटिकल कॉजेस, राजनीतिक कारण। क्या था रूस में क्रांति का राजनीतिक कारण? देखो, अगर राजा प्रजा के अनुकूल रहेगा, प्रजा को मस्त रखेगा, स्वस्थ रखेगा, तब तो राजा के खिलाफ कभी भी विद्रोह नहीं होगा। लेकिन जैसे ही राजतंत्र यानी कि राजा निरंकुश होने लगेगा, नौकरशाही भ्रष्ट होने लगेगी, राजनीतिक ढांचा विकृत होने लगेगा, तो क्रांति होने लगेगी। रूस ने में बेसिकली राजतंत्र निरंकुश हो चुका था, भ्रष्ट नौकरशाही थी। इन्होंने रूस के राजनीतिक ढांचे को विकृत कर दिया था और रूस में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना मस्कोवी वंश के संस्थापक इवान महान के द्वारा 1492 में की गई थी। ठीक है, तो कुछ बातें यहाँ पर लिखिएगा, बहुत अच्छे से चीजों को समझिए, राजनीतिक कारणों में समझिएगा। राजनीतिक कारण में क्या आ सकता है कि सर निरंकुश राजतंत्र वह भ्रष्ट नौकरशाही, भ्रष्ट नौकरशाही ने रूस के राजनीतिक ढांचे को विकृत कर दिया था। जो रूस का राजनीतिक ढांचा था वह पूरी तरह से विकृत हो गया। क्यों? राजा निरंकुश हो चुका था, नौकरशाही भ्रष्ट थी, छोटे से कार्य के लिए भी आपको पैसा देना पड़ता था। रूस में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना 1492 में इवान महान के द्वारा की गई थी। यह मस्कोवी वंश का था और इसने उपाधि धारण करी जार की, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राजा या सर्वोच्च सत्ता। ठीक है, लिखिएगा, रूस में निरंकुश राजतंत्र। ठीक है, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना स्थापना 1492 ईस्वी में इवान महान, यह मस्कोवी वंश का था। कौन से वंश का था? मस्कोवी वंश। इवान महान
के द्वारा की गई थी। इवान महान के द्वारा की गई। यही वह व्यक्ति था जिसने उपाधि धारण करी जार की। जार, जार का मतलब होता है राजा, और इसका मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता, यानी कि सुप्रीम पावर। ठीक है। तो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की जो शुरुआत है, यह स्थापना की शुरुआत 1492 में ही हो गई थी, जब इवान महान के द्वारा जो है वह जार की उपाधि धारण की गई, और कहा गया कि राजा जो है ना वही सर्वोच्च। सर्वोच्च सत्ता का मतलब क्या है कि शासन की सारी शक्तियां राजा में नहीं थे। हमने हमारे भारतीय राजवंशों को भी पढ़ा, यहां पर भी हमारे राजा सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करते थे, लेकिन वह निरंकुशता के पर्याय नहीं थे। उनके लिए जनता का हित जो है ना वह सर्वोपरि था। क्या ये बात क्लियर हो गई? शिवाजी महाराज को हम पढ़ते हैं, है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करी, पर वह लोकहितवादी राजतंत्र था। लोकहितवादी का तात्पर्य होता है प्रजा के हित में जो राजतंत्र होता है, जिसका उद्देश्य प्रजा का कल्याण करना होता है, जिसका उद्देश्य प्रजा का उत्थान करना होता है, वह होता है। सर, इवान महान मर गया। इवान का चित्र एक बार आपको दिखा देता हूं, मेरे पास चित्र उपलब्ध होगा। यह है सर इवान, देखो, यह है इवान। ठीक है। यह जो फोटो आप देख रहे हैं, यह फोटो आप इवान महान का है। ठीक है। और यह मस्कोवी वंश का था। कौन से वंश का था? यह मस्कोवी वंश का था। देख लीजिए आप, रूस का राजा मस्कोवी वंश का इवान महान। ठीक है। चले, इवान की मृत्यु होती है। इवान की मृत्यु के बाद अगला राजा इवान चतुर्थ बना। 1530 से लेकर 1584 तक लगभग 54 सालों तक शासन किया। और यह कहता है कि जार रूस का एकाधिपति है। यानी कि जार जो है ना वह रूस का क्या है? एकाधिपति, एक ही मालिक है, वन इन ओनली द ग्रेट। ठीक है। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? इवान चतुर्थ, 1530 से 84 ईस्वी ने कहा कि जार रूस का एकाधिपति है। जार जो है वह क्या है? रूस का एकाधिपति है। यानी कि सर्वोच्च शक्तियां जो है ना वह जार में ही निहित है। जार ने जो कह दिया वही सत्य है, जार ने जो बोल दिया वही अटल है, उसकी बात को कोई टाल नहीं सकता। मस्कोवी राजवंश का पतन हुआ, और 1613 में रूस में रोमनोव वंश की स्थापना हुई, और इसका शासक था माइकल रोमनोव। ठीक है। और यहां से लेकर के अंतिम जार निकोलस द्वितीय तक रूस में रोमनोव वंश का ही शासन रहा। ठीक है। अगली बात लिखिएगा, 1613 ईस्वी में। भाई आपको एक बात बताओ, आप रूस में क्रांति पढ़ रहे हैं 1917 की, तो क्रांति अचानक से तो नहीं होती है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? क्रांति होने के लिए एक बहुत लंबा समय चाहिए, समझिएगा बातों को। ठीक है। एक बहुत लंबी सीक्वेंस चाहिए कि हाँ अब क्रांति होगी। ठीक है ना, अचानक से तो होगी नहीं। 1613 में रूस में रोमनोव वंश की स्थापना हुई। रूस में रोमनोव वंश की स्थापना हुई। अब यहां पर रोमनोव वंश का संस्थापक कौन था? माइकल रोमनोव।
माइकल रोमनोव। और इसका अंतिम शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। अंतिम शासक जार निकोलस द्वितीय। रूस में क्रांति इसी वंश के समय हुई थी। इसी वंश के समय रूस में जो है वह क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। माइकल रोमनोव को भी देख लो, ये था सर माइकल रोमनोव। अब देखो, सोने चांदी के महंगे महंगे तो वस्त्र पहना करता था यह कौन है? यह माइकल रोमनोव है, जो रोमनोव वंश का राजा था। रूस में जब क्रांति होती है तो उस समय इसी वंश का शासन था। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात? तो 1613 में इसकी स्थापना होती है रोमनोव वंश की। संस्थापक माइकल रोमनोव था। रोमनोव के नाम पर इसका नाम रोमनोव वंश पड़ा। अंतिम शासक जार निकोलस द्वितीय था। इसमें कई राजा हुए, जैसे इसमें एक महान राजा हुआ 1682 से लेकर 1725 ईस्वी तक, नाम आता है पीटर। ठीक है, पीटर ने एक बात कही। पीटर कहता है कि जार दुनिया में किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जार जो है फ्रांस की, रूस की जनता के प्रति उत्तरदायी है, जार जो है वह नौकरशाही के प्रति उत्तरदायी है, या दूसरी ना। पीटर कहता है कि नहीं साहब, जार जो है वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यह आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। इसी ने बाल्टिक सागर के किनारे पर जो है सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना करी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो लिखिएगा कुछ बातें जो आपके लिए उपयोगी रहेगी। रोमनोव वंश के कुछ शासक। रोमनोव वंश के प्रमुख शासक। नंबर 1, पीटर महान, 1682 से 1725 ईस्वी तक। पहला राजा जो बैठा या महत्वपूर्ण माना जा सकता है, पीटर महान। ठीक है, कैसा दिखता था पीटर महान, इसको भी देख लो। मैं सबके फोटो लेकर आया हूं, ये देखो सर। हा, क्या गजब का है सर, है क्या कबूतर आदमी लग रहा है मुझे। एक बार इसको देखो, ये है पीटर महान, रूस के रोमनोव वंश का एक महत्वपूर्ण राजा पीटर महान। ठीक है, यह कौन है? तो ये है पीटर महान। ठीक है, ये ऐसा स्मार्ट अंधा है, बड़ा गजब का व्यक्ति। यह कहता है कि जार दुनिया में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यह कहता था कि, इसने कहा कि, ऐसा लिखो, इसने कहा कि जार दुनिया में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसने क्या कहा कि जार जो है वह दुनिया में किसी के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं है, और रूस का जार राजा एक ऐसा जार राजा है जो किसी को भी जवाब नहीं दे सकता, है ना। जवाब का मतलब है कि उससे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता कि तुम्हारे यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। इसे ही आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। लिखिएगा, इसने कहा कि जार दुनिया में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, आधुनिक
रूस का निर्माता कहते हैं कि यह क्या था? आधुनिक रूस का निर्माता था। इसने बाल्टिक सागर के किनारे, बाल्टिक सागर के किनारे सेंट पीटर्सबर्ग नामक नया नगर बसाया व उसे अपनी राजधानी बनाया। एक नया नगर बसाया, नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, और नया नगर बसा करके इसे अपनी राजधानी बनाया था। कभी मौका मिले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। बात यह है कि कम से कम, ठीक है ना, आप लोग जो है ना वह एक बार यूट्यूब पर सेंट पीटर्सबर्ग को जरूर देखिएगा। यूट्यूब पर जो है वह सेंट पीटर्सबर्ग को जरूर देखिएगा। ये है सर आपका सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, और ये है आपका बाल्टिक सागर, ठीक है। ये सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, यहाँ पर ये बाल्टिक सागर आपको नजर आ रहा होगा, मॉस्को के ऊपर की तरफ है, फिनलैंड के साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिथुआनिया हो गया है ना, ये बेलारूस हो गया, ये सेंट पीटर्सबर्ग है। बेहद ही खूबसूरत शहर है सर, है ना। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये है आपका बाल्टिक सागर, ये बाल्टिक सागर हो गया, और यहाँ पर ये हो जाता है आपके सेंट पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग। बेहद खूबसूरत है सर, बेहद खूबसूरत, है ना। चलो आपको दिखाई देता हूं मैं, द ब्यूटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग देखो सर, सेंट पीटर्सबर्ग बहुत खूबसूरत है। देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग नजर आ रहा है। देखिए क्या गजब की इमारतें हैं। रोमनो, ये इस तरह से ब्रिज बना हुआ है, जब कोई बड़ा जहाज निकलता है तो यह ऊपर हो जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग, खूबसूरती देखिए एक बार आप, सड़कें देखिए, यहाँ की भवन देखिए, यहाँ पर रूस की विलासिता का प्रतीक है सर यह सेंट पीटर्सबर्ग। बहुत ठंडा है, बर्फ जम जाती है यहाँ पर, बर्फीला इलाका है, नदी निकल रही है बीच में से, नदी में पानी की स्वच्छता देखिए आप, ठीक है। और इस जगह रहने वाले लोगों की जीवन प्रत्याशा बहुत ज्यादा है ना। सेंट पीटर्सबर्ग देखिए, सिस्टम देखिए आप, यहाँ पर बड़े बड़े पानी के जहाज निकल रहे हैं, पुल ऊपर हो जा रहा है। देखिए आप, ऐसे कई सारे पुल बने हुए हैं। देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग है यह, 4K में दिखा रहा हूं आप लोगों को। देखो क्या गजब का बना हुआ है सेंट पीटर्सबर्ग का। एक बार नगर नियोजन आप देखिए, यहाँ पर एरियल व्यू है, ये ड्रोन व्यू। रूस का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है सेंट पीटर्सबर्ग। जो रूस घूमने जाते हैं ना लोग, यहाँ पर जरूर जाते हैं सेंट पीटर्सबर्ग में। बेहद गजब का है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, बहुत लंबा है। देखिए नाइट व्यू देखिए आप यहाँ का, सेंट पीटर्सबर्ग का नाइट व्यू देखिए आप, गजब का है नहीं है? हाँ या ना का जवाब दो एक बार। यह है सर, पीटर महान ने बनाया था, इसीलिए तो उसे आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ मॉडर्न रशिया। देखो,
ऐसी इच्छा नहीं हो रही है कि यार लो चलो सेंट पीटर्सबर्ग घूम आते हैं, नौकरी लग जाएगी ना तब घूमने में बड़ा आनंद आता है। देखो ये पुल नीचे हो रहा है अब, क्या गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हरियाली देखिए, ग्रीनरी देखिए आप यहाँ पर। सेंट पीटर्सबर्ग की बिल्डिंगें देखिए। मोदी जी कहीं बाहर गए हैं यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए, कहीं बार, सैकड़ों बार। देखिए सर, नदी की स्वच्छता देखिए, बीच में जो नदी बह रही है, मजा आ गया ना देख के। देखिए बीच का ब्रिज देखिए, ऊपर हो रहा है धीरे धीरे। कैसा लगा? सेंट पीटर्सबर्ग रशिया की राजधानी था पहले, अभी तो मॉस्को है यहाँ की राजधानी। ये सब रोमनो राजवंश का स्थापत्य है। अब देखो ये जो स्थापत्य बना हुआ है ना, यह यूरोपियन आर्किटेक्चर में बना हुआ है, जिसके गोथिक स्थापत्य कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें हम गोथिक स्थापत्य के तौर पर जानते हैं। कभी पढ़ाएंगे हम आपको, पुनर्जागरण में पढ़ा था हमने। ये वहां का रेलवे स्टेशन निकला था अभी थोड़ी देर पहले। चलो जी, अच्छा लगा। आ जाओ वापस मुद्दे पर लौटते हैं, अपनी बातें करते हैं। तो सेंट पीटर्सबर्ग नाम का नया नगर बसाया। समझ में आ गई बात? इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। इसके बाद अगला राजा हुआ, नाम था अलेक्जेंडर प्रथम। 1801 से 1825 तक बैठा। 1820 में इसके समय सेंट पीटर्सबर्ग में जो है वह विद्रोह हुए, सैनिक विद्रोह हो जाते हैं। तो पहला राजा लिख लिया हमने, नाम लिखा पीटर महान। अगला राजा लिखिएगा अलेक्जेंडर प्रथम। अलेक्जेंडर प्रथम 1801 से लेकर 1825। इसके समय 1820 ईस्वी में सेंट पीटर्सबर्ग में सैनिक विद्रोह हुए। यह प्रश्न आपके डायरेक्ट आ सकता है कि सैनिक विद्रोह जो है वह किसके समय हुए थे। ठीक है, यह था अलेक्जेंडर, सॉरी ये तो द्वितीय है, अलेक्जेंडर फर्स्ट है, नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये अलेक्जेंडर फर्स्ट है जिसके समय सेंट पीटर्सबर्ग में सैनिक विद्रोह हुए थे। क्लियर हो गई बात? अब बातों को थोड़ा सा समझिए। 1825 में राजा बना निकोलस प्रथम। ठीक है, 1825 से 1855 तक वह राजा रहता है। राजा का नाम क्या है? तो भैया याद रखना, डेट इज निकोलस फर्स्ट। यह निकोलस फर्स्ट जो है 1825 से लेकर 55 ईस्वी तक राजा रहा। हम निकोलस के बारे में कुछ बातें जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी बनती है वह समझिएगा। इसके समय दिसंबर 1825 में विद्रोह हुए, उन्हें हम दिसंबर की क्रांति कहते हैं। और ये कहा करता था, क्या कहता था, कि सभी कानूनों का स्रोत जो है वह जार होता है। यानी कि इसका ही एक पहले था राजा, नाम था पीटर, यह कहता है कि जार दुनिया में किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं है। निकोलस प्रथम कहता है कि किसी भी कानून या सभी कानून जो है उनका सोर्स जार होता है, यानी कि जार के द्वारा कही गई बातें ही कानून है। समझ में आ गई क्या बात? परिणाम स्वरूप सेपरास्की नाम का एक व्यक्ति था, उसके निर्देशन में 1833 में रूसी कानून संहिता बनी। तो इसका कथन क्या है?
कि सभी कानूनों का स्रोत जार होता है। जार का मतलब रूसी राजा, कि भाई जितने भी कानून हैं वह सारे कानून जो है जार के माध्यम से ही होते हैं। इसके समय दिसंबर 1825 में विद्रोह हुआ। जिसे दिसंबर क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? दिसंबर क्रांति कहते हैं। दिसंबर 1825 में विद्रोह हुआ। दिसंबर क्रांति, मार्च क्रांति हमने देखी थी, जब रूस में जूलियन कैलेंडर को बदल करके ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया गया तो उसे मार्च क्रांति कहते हैं। रूस बेसिकली क्रांति का, अगर मैं कहूँ ना कि रूस में कई सारी क्रांतियां हुई है, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई दोहराई होगी। इसी के समय 1833 में पहली बार रूसी कानून संहिता बनी थी और इसका निर्देशन किया था सेफरास्की ने। ठीक है, चलिए इसका फोटो है क्या? एक मिनट रुको, निकोलस फर्स्ट का फोटो होना चाहिए। ये रहा है, ये है सर निकोलस फर्स्ट, रूस का राजा, डेट इज निकोलस फर्स्ट। देख लो, यह निकोलस फर्स्ट है। इसकी शक्ल मेरी जैसी नहीं लग रही है आप लोगों को? आप देखो एक बार ध्यान से, इसका चेहरा ऐसा नहीं लग रहा है कि चश्मा हटा देता हूं, मेरे भी इतने ही बाल है जितने निकोलस के थे। बस फर्क ये है कि यह रूस का राजा था और ये तानाशाही था, और मैं आपका मास्टर हूं जो आपके साथ बिल्कुल भी तानाशाही रवैया नहीं अपनाता हूं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगली लाइन लिखिए। इसके समय 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में सेफरास्की के निर्देशन में, सेफ रास्की के निर्देशन में रूसी कानून संहिता बनी। यह प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछा जाएगा कि रूस में कानून संहिता जो है वह किस राजा के समय बनी थी? निकोलस प्रथम के समय बनी थी, 1833 में बनी थी। किसने बनाई थी? सेपरास्की ने बनाई थी, क्योंकि निकोलस कहा करता था कि सभी कानूनों का स्रोत जो है वह राजा होता है। इसके समय गोगोल नाम के एक व्यक्ति ने, ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल नामक कृति लिखकर भ्रष्टाचार का विवरण किया था। यह बात याद रखना। तो अगली लाइन लिखिए। इसके समय गोगोल नामक व्यक्ति ने इंस्पेक्टर जनरल नामक कृति लिखकर नामक कृति लिखकर भ्रष्टाचार का विवरण दिया। भाई साहब, उस समय एक राजा के खिलाफ भ्रष्टाचार की बात करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और गोगोल नाम का एक व्यक्ति जो है वह निकोलस प्रथम के समय जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको दुनिया के सामने लेकर आ रहा था। पुष्किन ने क्रांतिकारी कविताएं लिखी। पुष्किन नाम के लेखक ने, पुष्किन नामक लेखक ने
क्रांतिकारी कविताएं लिखी। पुष्किन नाम का जो लेखक था, इसके द्वारा क्रांतिकारी कविताएं लिखी गई थी। ये थोड़ा सा याद रखना, चीजें याद रह जाएगी। बहुत बड़ी और बहुत समस्यात्मक बातें नहीं हैं, ये मैं फिर बता दूं आप लोगों को। थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ोगे तो चीजें अपने अनुसार ढलने लगेगी। इतिहास से जितना डरोगे, इतिहास उतना ही आपको डराएगा। इसके बाद राजा बना अलेक्जेंडर द्वितीय 1855 से 1881। ठीक है, राजा कौन बना? तो अगला राजा, हमने दो राजा, तीन हो गए, चार लिखिएगा। डेट इज अलेक्जेंडर द्वितीय। यह आपके निकोलस प्रथम की मृत्यु होती है 1855 में, तब राजा बनता है। और यह आपके 1881 तक राजा रहता है, अलेक्जेंडर द्वितीय। अलेक्जेंडर द्वितीय भाई दिखता कैसा था? यह ऐसा दिखता था, देख लो, यह ऐसा था सर। समझ में आ गई क्या? चित्रों से थोड़ी सी चीजें जो है वह क्लियर हो जाती है। यह फोटो जो है यह किसका है? तो यह नाम याद रखना, डेट इज अलेक्जेंडर द्वितीय। अब अलेक्जेंडर ने ऐसा क्या काम किया कि हम इसको याद करते हैं? बेसिकली रूस में जो है ना, पहले कृषि दास हुआ करते थे, उन्हें सर्फ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सर्फ कहा जाता था। और जो कृषि दास था हुआ करती थी ना, सफडम कहा जाता था। एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी हो गई। मौर्य काल में बंधुआ मजदूरी को विष्टि कहा था। फ्रांस की राज्य क्रांति जब हमने पढ़ी तो उसमें बंधुआ मजदूरी को क्या कहा गया था? कोर भी कहा गया था। तो 1861 में इसने कृषि दास्तां यानी कि सफरडम को समाप्त कर दिया, इसीलिए इसे लिबरेटर जार यानी कि मुक्तिदाता जार कहा जाता है। तो लिखिए, इसने 1861 ईस्वी में रूस में कृषि दास्तां, जिन्हें क्या कहते हैं? सफरडम कहते हैं। और जो कृषि दास होते हैं, कृषि दास, इन्हें क्या कहते हैं? इनके लिए सर्फ शब्द का प्रयोग लिया जाता है। सफरडम को समाप्त किया था। यह प्रश्न आपके पूछा गया है कि कृषि दास्तां या सफरडम को समाप्त किसने किया था? अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। इसलिए इसे लिबरेटर लिबरेटर जार, लिबरेटर जार का मतलब होता है मुक्तिदाता जार। लिबरेटर जार कहते हैं। यह बेहद उपयोगी शब्द है, यह बात याद रखना। क्या कहा जाता है इसे? लिबरेटर जार के रूप में हम जानते हैं। याद रह जाएगी चीजें, लिबरेटर जार, मुक्तिदाता जार, है ना? क्योंकि रूस की अधिकांश जनता जो है वह इससे पीड़ित थी। परिणाम स्वरूप इससे मुक्ति पाने के लिए लंबा संघर्ष कर रही थी। अब देखो, जब इस तरह की गतिविधियां होती है तो स्वाभाविक बात है कुछ लोगों के द्वारा विरोध भी तो किया जाता है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो विरोध करेंगे। तो 1881 में क्रांतिकारी संगठन था, नाम था पीपुल्स बिल बाकुनिन, उसने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो इसकी हत्या कर दी गई थी। किसकी? अलेक्जेंडर द्वितीय की। तो लिखिएगा 1881 ईस्वी में क्रांतिकारी संगठन पीपल्स पीपुल्स विल बाकुनिन बाकुनिन के द्वारा
इसकी हत्या कर दी गई। इसके नेता कौन कौन थे? माइकल बाकुनिन और पीटर लेवरोव। ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं यार, डायरेक्ट प्रश्न आता है ना, याद रखना। माइकल बाकुनिन, पीटर लेवरोव, यह दो इसके नेता हुआ करते थे। लिख लो। हम कहते हैं ना कि सर हम पढ़ कर के जाते हैं पर सवाल सही नहीं होते हैं, उसका एक कारण यह होता है कि हम जो परीक्षा में पूछा जाता है वह तो पढ़ते ही नहीं है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? हम वह नहीं पढ़ते हैं जो हमारे पेपर में आता है, हम वह सब पढ़ते हैं जो हमारे पेपर में नहीं आता है। ये बात याद रखना। चलिए, इसके बाद अलेक्जेंडर थर्ड राजा बना 1881 से 1894 तक। लिखिएगा, अलेक्जेंडर थर्ड। अलेक्जेंडर थर्ड, ठीक है। यह राजा बना 1882 में राजा बना था, 82 में राजा, 81 में राजा बना और 1894 तक रहा था। चलिए, इसके संबंध में दो बातें। इसने रूसीकरण की नीति का प्रतिपादन किया। रूसीकरण की नीति का तात्पर्य क्या होता है? यानी कि कोई भी चीज है ना तो वह रूस के लिए ही होगी। यानी कि एक चर्च होगा, एक रूस होगा, एक जार होगा, कोई और नहीं होगा। समझ में आ गई क्या बात? यानी कि रूस में जो है वह रूस के ही लोग रहेंगे, रूस का ही चर्च होगा और रूस का ही जार होगा, कोई और नहीं रहेगा। तो ये बात समझिएगा। इसने रूसीकरण की नीति अपनाई और और एक रूस, एक जार व एक चर्च का नारा दिया। कौन सा नारा दिया? याद रखना, एक जार होगा, एक रूस होगा और एक ही चर्च होगा, कोई दूसरा चर्च नहीं होगा। यानी कि कट्टर रूसीपन की नीति अपनाई सब। और आपको पता होगा कि जब भी इतिहास में कट्टरपन आता है तो वह हानिकारक होता है। इस नारे की वजह से जो रूस की गैर रूसी जातियां थी उन्होंने जार का विरोध किया और रूस में एक आंदोलन हुआ जिसे निहिलिस्ट आंदोलन कहते हैं, उसका दमन किया। इस नारे की वजह से, इस नारे की वजह से गैर रूसी जातियों ने, गैर रूसी जातियों ने जार का विरोध किया। रूस की मूल जाति स्लाव थी। मूल जाति स्लाव। रूस की मूल जाति का नाम क्या था? याद रखना, स्लाव था। ठीक है, अगली लाइन लिखिएगा। इसने निहिलिस्ट आंदोलन का दमन किया। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है निहिलिस्ट आंदोलन, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के याद रहेगी निहिलिस्ट आंदोलन। सर ये था अलेक्जेंडर थर्ड। देख लो भाई साहब, इसके चेहरे पर ही रूस रूस टपक रहा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? इसके चेहरे पर ही लग रहा है कि ये तो रूस का दीवाना था। अरे यार, हो भी क्यों ना हो। हाँ, देश है, देश का राजा है, तो देश के हित की ही तो बात कर रहा है ना।
क्या मैं ठीक कर रहा हूं? क्या किसी और की बात थोड़ी नहीं कर रहा है? ठीक है। तो निहलिस्ट आंदोलन का दमन किया। इसके अलावा यह चाहता था, क्या चाहता था, कि रूस में आर्थिक और औद्योगिक विकास हो। इसीलिए इसने एक स्लाव सर्जियम सर्जियस डी वीटे को वित्त मंत्री बनाया था। तो एक लाइन लिखिएगा, इसने रूस के औद्योगिक व आर्थिक विकास हेतु, अब ये औद्योगिक और आर्थिक विकास क्यों करना चाहता था? ये इसलिए करना चाहता था ताकि रूस के लोगों को रोजगार मिल सके। हेतु सर्जियस डी वीटे को वित्त मंत्री बनाया। इसने रूस के औद्योगिक और आर्थिक विकास हेतु सर्जियस डी वीटे को वित्त मंत्री बनाया और कहा कि रूस में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। रूस में जो है वह अब क्या किया जाए, रूस में कुछ ऐसी चीजें इम्प्लीमेंट की जाए ताकि रूस का औद्योगिक विकास हो सके, रूस का आर्थिक विकास हो सके, रूस विकासशील की तुलना में विकसित देश बन सके और रूस के लोगों को रोजगार मिल सके। सर्जियस डी वीटे ने कई सारे कदम उठाए, उनको इम्प्लीमेंट करता। उसके पहले 1894 में इसका देहांत हो गया और यह बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया। इसका उत्तराधिकारी बना जार निकोलस द्वितीय। इसने भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए एक राट की नीति अपनाई। एक राट का तात्पर्य होता है, इसने कहा कि जो जार है, इस जार की नियुक्ति शासन करने के लिए ईश्वर ने की है, यानी कि जार को जो है वह ईश्वर ने भेजा है, कोई आम आदमी नहीं है। जार इज नॉट अ कॉमन मैन। जार वॉज सेंडेड बाय द गॉड टू रूल ऑन रशिया। जार पर जार जो है इसे रूस पर शासन करने के लिए ईश्वर ने भेजा है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये चीजें थोड़ा सा पढ़िए, समझिए। तो ये रूस की क्रांति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। आगे की बात आपसे करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। एक बार रिपीट करके जरूर आइएगा, ठीक है? धन्यवाद।